हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, वो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। और आप प्लीज़ हेडफोन या ईयरफोन्स लगा लीजिए फॉर अ बेटर वॉइस क्वालिटी एक्सपीरियंस, क्योंकि तभी आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो कल जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है ना, दे आर वाइटल और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर आप सोचें कि वो कौन से रिसोर्सेज है जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर, वाटर, लैंड, ठीक है, फॉरेस्ट, और भी आप जो भी सोच सकते हैं। मगर कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो केवल हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करके रखते हैं। उनके बिना हम सर्वाइव कर सकते हैं, पर हमें अपनी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए उनकी ज़रूरत है। जैसे आयरन, गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, कोल जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, पेट्रोल जिससे कार्स चलती हैं। तो इनके बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हुआ क्या कि रिसोर्सेज तो सबको चाहिए, और अभी अभी से नहीं, हमेशा से चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो रिसोर्सेज का ना इनडिस्क्रिमिनेट यूज स्टार्ट हो गया। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब केयरलेसली बस यूज किए जा रहे हैं ना, उनको कंजर्व करने की सोच रहे हैं, वो कितने हैं, कहाँ पर हैं, और हमें उनका आगे क्या करना चाहिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको सेव करना चाहिए, ये सब किसी ने नहीं सोचा, बस लगे पड़े हैं सब उनको यूज करने में। तो अब इससे हुआ क्या ना, इससे ना 3 प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, पहली तो ये कि डिप्लीशन स्टार्ट हो गया। डिप्लीशन मतलब किसी चीज का ना रिडक्शन होने लगना, खत्म होने लगना, वो चीज धीरे धीरे कम होने लगना। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो कि डिप्लीट हो रहे हैं, वो क्या है? एक एग्जांपल के लिए फॉरेस्ट डिप्लीट कैसे हो रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन के थ्रू पेड़ काट दिए जा रहे हैं, और उससे अपनी अलग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। नंबर 2 क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब किसी चीज का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। अब जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? ऑफ कोर्स रिच लोगों के हाथों में, और पुअर लोगों को क्या मिल रहा है? ठेंगा। तो रिच के लिए टर्म यूज किया जाता है हैव्स, क्योंकि उनके पास हर चीज की सुविधा होती है। दे हैव, सो दे आर कॉल्ड हैव्स, एंड पुअर डज नॉट हैव, सो दे आर कॉल्ड हैव नॉट्स। इट्स अ मार्क्सिस्ट टर्म। ठीक है, तो सेकंड प्रॉब्लम ये हो रही है। ये किस वजह से हो रही है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज की वजह से। तीसरी प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ग्लोबल लेवल पर इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रही है। उन क्राइसिस की कुछ एग्जांपल्स, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कब होता है? जब अर्थ का टेम्परेचर उसके नॉर्मल एवरेज से ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कब होता है? जब एनवायरनमेंट में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ जाती है, तब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो ज़्यादा होने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है। ये चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस की होगी, कुछ सालों से बहुत गर्मी पड़ रही है। इनफैक्ट 2023 was द हॉटेस्ट ईयर। तो 2023 अगर आपको याद हो, उस टाइम कितनी गर्मी पड़ी थी? मुझे जितना याद है, फरवरी के टाइम पर ही हमने फैंस ऑन कर लिए थे, और मार्च के टाइम पर हम एसीज यूज करने लगे थे, इतनी गर्मी थी। बट इस साल थैंकफुली ऐसा नहीं है, और हम अभी तक फैंस यूज कर रहे हैं। जो भी अप्रैल चल रही है, अप्रैल 2026, हम अभी तक फैंस यूज कर रहे हैं। अभी तक एसीज यूज करने का वक्त तो नहीं आया। तो आप समझ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप देखिए, हमारे पास तो एसीज हैं, कूलर्स हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी इसकी वजह से। अब बहुत सारे स्ट्रीट हॉकर्स हैं, जो ठेले वाले लोग होते हैं ना, जो ठेले पे सब्जियां बेचते हैं या कुछ और सामान बेचते हैं, उन्हें कितनी प्रॉब्लम होती होगी। उनको कितना टॉलरेट करना पड़ता होगा, क्योंकि उनके पास तो एक प्रॉपर शॉप भी नहीं है जहाँ पर वो बैठ सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ मेजर कंसर्न। ओके, दूसरी प्रॉब्लम ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये भी आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा होगा कि CFCs जो होते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि हम रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनर्स में यूज करते हैं, CFCs, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है। ओजोन लेयर क्या होती है? जैसे ये अर्थ है, उसके अराउंड ना एक लेयर है विच इज मेड अप ऑफ ओजोन। उसका सिंबल होता है ओजोन का O3। तो ये जो सन होते हैं ना, सन की डायरेक्ट रेज अर्थ पे नहीं आने देती। तो हमें सब, हम लोगों को, नॉर्मल इंसानों को हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं जो सन के, उनसे प्रोटेक्ट करती है, वरना हमें स्किन इन्फेक्शंस होने लगेंगे, और इवन स्किन कैंसर भी हो सकता है। लेकिन अब ये जो CFCs की वजह से ये ओजोन लेयर में ना होल होने लगा है। ठीक है, इट इज डिप्लीटिंग।
एंड दैट्स अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। अच्छी बात यह है कि जब ये बुक लिखी गई थी तब इट वाज अ वेरी बिग कंसर्न, लेकिन अब ओजोन लेयर इज हीलिंग। अगर आप न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते होगे तो ओजोन लेयर अब हील करने लगी, क्योंकि हमने CFCs को ना रिप्लेस कर दिया है विद सम अदर गैसेस। तो अब CFCs यूज नहीं होती हैं, अब अलग गैसेस यूज होती हैं, जिससे ओजोन लेयर को मतलब डिप्लीट नहीं होती है वो, और ये रिकवर कर रही है, ठीक है। बट स्टिल ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होती है जब रिसोर्सेज का डिस्क्रिमिनेट यूज होता है। तीसरा आप समझ लीजिए लैंड डिग्रेडेशन। इसका मतलब होता है कि क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है। हर लैंड में, हर जमीन में ना कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करते हैं, पर हम क्या करते हैं, बहुत सारी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उससे लैंड की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये चीज़ें भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हमें क्या है कि ये हमने प्रॉब्लम्स तो समझ ली कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें करना क्या है इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की। देखिए, नेचर में या इन सोसाइटी दे कैन नेवर बी इक्वालिटी, दे कैन नेवर बी कंप्लीट इक्वालिटी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हर किसी के पास बराबर का हो, कभी भी नहीं। लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने की हम कोशिश कर सकते हैं। हम ये कोशिश कर सकते हैं कि रिसोर्सेज हर किसी के पास एक्सेसिबल हो और जितना हो सके इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर किसी के पास कुछ रिसोर्सेज रहे। तो इसी से एक टर्म निकल के आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बन गया है आजकल, आप लोगों ने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट वी नीड टुडे इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारी वर्ल्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है आप डेवलपमेंट करो, ठीक है, डेवलपमेंट तो चाहिए हमें, वरना ये जो गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं हर साल, सॉरी नॉट हर साल, एवरी 5 years, ठीक है, हमें क्यों करना होता है इलेक्ट? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट तो हमें चाहिए, हमें रोड्स भी चाहिए, या अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवेज चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, स्कूल्स चाहिए, हर तरीके के हमें चाहिए, और वो भी अपने घर से जितना हो सके उतनी अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए इन सब चीज़ों की। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, है ना। हम लोग चाहते हैं मॉल्स बने, सिनेमा हॉल्स बने, वाटर पार्क्स बने। हम ये भी चाहते हैं कि हम अपना होम डेकोर हो, हमारे पास अपना अच्छा होम डेकोर हो, तो हमें उसके लिए वुड की ज़रूरत है या और आइटम्स की ज़रूरत है जिससे हम अपना होम डेकोर बना सकें, ठीक है। तो डेवलपमेंट तो इंपॉर्टेंट है, पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जब आप आज तो डेवलपमेंट करते हो लेकिन आप फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी रिसोर्सेज का एक्सेस हो, उनके पास भी रिसोर्सेज बचे। तो इसकी डेफिनेशन होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट दैट इज डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसा डेवलपमेंट जो एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना किया जाए, एंड द वन व्हिच does not compromise with the needs of the future generations. Compromise with needs of the future generations, ठीक है। तो हमें ऐसे डेवलपमेंट की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो, जैसे हमें ट्रीज यूज़ करने हैं, जैसे हमें अपना होम डेकोर बनाना है, ठीक है, हमें हर किसी को अपने घर में होम डेकोर चाहिए, उसके लिए हमें ट्रीज चाहिए। तो ट्रीज आप काटो, वो यूज़ करने हैं, आप ट्रीज काटो, लेकिन आप साथ साथ में क्या करते जाओ, रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ काटो यूज करो, लेकिन फ्यूचर जनरेशंस के लिए पेड़ लगाते भी जाओ। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अब हम पढ़ रहे हैं UNCED या अर्थ समिट के बारे में। UNCED का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसे अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, इट्स अनदर नेम। तो ये होता क्या है? पहली बात तो ये आप इसको ना एक मीटिंग की तरह समझ लो। इसका मैंने फुल फॉर्म बताया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस आपने कभी अटेंड की होगी तो आपको पता होगा, इसमें बहुत सारे डेलीगेट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। इस मीटिंग में क्या था कि आपको पता है इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो मोर देन 100 कंट्रीज ने अपने लीडर्स को भेजा था उस कंट्री के को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। दे वर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। वो मोर देन 100 लीडर्स आकर उन्होंने मीटिंग करी। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो, ठीक है, इट्स द नेम ऑफ प्लेस इन ब्राजील। ब्राजील आपको पता है कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पर एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, वहाँ पर ये
हुई थी, इस वजह से इसको रियो समिट भी कहते हैं, क्योंकि ये रियो में हुई थी, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग का कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की जाए और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए। जितने भी देश आए थे उन सबकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की। अब आप ऐसे समझिए, ठीक है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, ये हॉल है वो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स आए हैं, यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, बातचीत करेंगे कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो आ गई है इन्वायरमेंट में, उसको हम कैसे सॉल्व करें, क्या करें। ऑब्जेक्टिव तो पता चल गया हमें, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो अब इन सभी लोगों ने बातचीत करके कुछ आउटकम्स या रिजल्ट निकाले इस मीटिंग के। वो क्या थे? नंबर 1, दे साइंड अ डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब वो सब लोगों ने डिक्लेयर किया है, तरीके से अनाउंस किया है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, डिक्लेरेशन साइन किया है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज और बायोडाइवर्सिटी पर, आई मीन सॉरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। दूसरा, दे इंडोर्स्ड ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। इंडोर्स का मतलब क्या होता है? उन्होंने पब्लिकली अप्रूव किए हैं ये ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। ठीक है, दूसरा आउटकम ये। तीसरा, दे केम अप विद एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 जो है ये उन्होंने इस मीटिंग के आउटकम में निकाला। एजेंडा 21 किस लिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो चलो हम एजेंडा 21 समझते हैं क्या होता है। एजेंडा 21 हमने देख लिया, ये आउटकम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, जहाँ सारे लीडर्स इकट्ठे हुए थे। उसका वन ऑफ द आउटकम्स था एजेंडा 21। एजेंडा 21 को आपकी बुक में एक बॉक्स में बताया गया है, तो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। व्हाट इज एजेंडा 21? ठीक है, तो इसका एम क्या था? एम था इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना इन 21st सेंचुरी। तो आपको पता है 21st सेंचुरी चल रही है, जो कि 2001 से लेकर के 2100 तक चलेगी। ठीक है, ये ईयर्स हैं, ईयर 2001 से ईयर 2100 तक। तो ये क्या है? 21st सेंचुरी है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? एजेंडा 21, क्योंकि हमारा एजेंडा है 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। दूसरा एम इसका है टू कॉम्बैट, कि इन सब चीज़ों से लड़ना है। किन चीज़ों से? इन्वायरमेंटल डैमेज से, इन्वायरमेंट को जितना क्षति पहुंच चुकी है, डैमेज हो चुका है उससे, पोवर्टी से, ठीक है, और डिसीज से। इतने सारे ग्लोबल डिसीज हैं, अभी कुछ साल पहले कोविड निकल के चुका है, ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें बचना है। तीसरा क्या है कि वहाँ पे जितने भी लीडर्स आए थे ना, उनको बोला गया था दैट यू नीड टू ड्राफ्ट योर लोकल एजेंडा 21, क्योंकि यहाँ पर जो भी ये लोग पॉइंट्स निकाल के रखे हैं कि हमें क्या क्या करना है 21st सेंचुरी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए, तो सारे देश तो इस दुनिया में डेवलप्ड है नहीं। कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, उनके पास रिसोर्सेज है, दे आर रिच कंट्रीज, और उनकी ज़रूरतें भी अलग हैं क्योंकि उनमें पॉपुलेशन कम है। अब इंडिया जैसे देश हैं जो डेवलपिंग है, तो उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। देखो क्या है कि यूएस जैसी कंट्री और यूरोप जैसा कॉन्टिनेंट, दे आर डेवलप्ड, ठीक है, उनकी जो डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, और इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। अगर आप बोलोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है, आप एक काम करो, आप लोग ना फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करना बंद कर दो, या फॉसिल फ्यूल्स पे बैन लगा दो, या बहुत महंगे कर दो, तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि इंडिया में यहाँ पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फॉसिल फ्यूल से इतनी जल्दी स्विच कर सके, या फिर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगे। आप एक बार को इंडिया भूल जाइए, अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीका के कुछ नेशंस हैं जो बहुत पुअर है, वहाँ पे गवर्नमेंट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए मेजर स्टेप्स इतने नहीं ले सकती, इसीलिए हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कोई डेवलपमेंट के पेस में अलग है। इसीलिए जरूरी है कि वो अपनी नीड्स को समझते हुए, अपनी हिस्ट्री को समझते हुए, अपनी इकोनॉमी को समझते हुए एक लोकल एजेंडा 21 ड्राफ्ट करें, जिसमें वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाए कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या करना है। अब ये होगा कैसे? हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट? थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन। इसी के लिए तो मीटिंग बुलाई गई थी, ताकि हम लोग कॉपरेट कर सके, इसीलिए ग्लोबल कॉपरेशन तो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो फिर अब हम एनसीईआरटी से वही टॉपिक्स को कवर करते हैं जो भी हमने व्हाइट बोर्ड पे समझा।
तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से, ठीक है। तो मैंने ये आपको समझा ही दिया था दैट रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। एंड सेकेंड फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। नंबर टू, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। It was believed that resources are free gifts of nature. As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problems. We have discussed this. पहला, depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. कुछ लोगों की ग्रीड को, लालच को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज डिप्लीट हुए हैं. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor. ठीक है, तो कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो गए और जिसकी वजह से सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ा. एक वो जिनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं एंड वो जिनके पास नहीं है. तीसरा हुआ है indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. ये तीनों पॉइंट याद करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि indiscriminate यूज ऑफ रिसोर्सेज से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ये एक्टिविटी है, अगर आप लोग 9th क्लास में भी एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं आपको पता होगा कि दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल एक बार रीड कर लेते हैं. इमेजिन इफ द ऑयल सप्लाई गेट्स एग्जॉस्टेड वन डे, हाउ वुड दिस अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल. मान लीजिए ऑयल सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाती है, आपको पता ही होगा अभी सिलेंडर की कमी चल रही है, राइट. तो कितनी प्रॉब्लम हो रही है. अगर ऑयल की सप्लाई खत्म हो गई या कम हो गई तो आप क्या करेंगे. अब ये कोई से भी ऑयल की बात कर सकते हैं, जो पेट्रोल वाला ऑयल है वो भी हो सकता है ये उसको रिफर कर रहे हो, पेट्रोल एंड डीजल वाले ऑयल को, या फिर हो सकता है कि कुकिंग ऑयल को रेफर कर रहे हो. आप कोई सा भी सोच के देख लीजिए, कोई भी चीज हमें इतनी आदत हो चुकी है ना किसी भी रिसोर्स को यूज करने की कि अगर वो नहीं होगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम होगी. गैस सिलेंडर वाली प्रॉब्लम से आप समझ सकते हो कि सब लोगों ने फिर उठ करके इंडक्शन ऑर्डर किए, कितना प्रॉब्लम हुआ लोगों को. Plan a survey in your colony village to investigate people's attitude towards recycling of the domestic agricultural waste. Ask question about what do you think about resources they use, what is their opinion about the waste and its utilization for larger. चलिए आप ये खुद कर लीजिएगा या ना भी करिएगा, क्या फर्क पड़ता है. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life in global peace. ये भी डिस्कस किया था. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कभी हो ही सॉरी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कभी हो ही नहीं सकता, बट इक्विटेबल जहां तक पॉसिबल हो सके उतना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है, एंड ग्लोबल पीस के लिए भी, वरना सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते जाएंगे. If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. but जिस तरीके से रिसोर्स का यूज हो रहा है और जो कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज जो बहुत ज्यादा रिसोर्स यूज, आपको ये चीज पता होगी कि जो अमेरिका है, यूएसए है, वहां पर बहुत चीजों का यूज होता है. अगर आप रील्स देखते हो या आप यूट्यूब देखते हो, आपको पता होगा कि वहां पे जो सब्जियां भी मिलती है ना मॉल में, वो प्लास्टिक से कवर्ड रहती है. मतलब जिसका कोई सेंस नहीं है, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है. हम लोगों को जो सब्जियां मिलती है, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, बट उन लोगों को बहुत टाइम तक स्टोर की हुई सब्जियां और फल मिलते हैं खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, तो उसको प्लास्टिक से रैप करके रखते हैं. ठीक है, और वही प्लास्टिक वेस्ट या बाकी का वेस्ट जो वो जनरेट करते हैं ना, वो अफ्रीकन नेशंस में जाकर के डंप कर देते हैं या ओशंस में डंप कर देते हैं. तो क्या होता है इससे कि प्लैनेट डेंजर में आ रहा है, क्योंकि कुछ ही कंट्रीज और कुछ इंडिविजुअल्स इतनी बुरी तरीके से रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हैं कि हमारा प्लैनेट का फ्यूचर अब डेंजर में आ चुका है. अब जरूरी क्या है, रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स की प्लानिंग की जाए, कहाँ पर कितने रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं वो प्लान किया जाए, तभी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो सकता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का. और अब अगर आप ओशन में वेस्ट को डंप करोगे तो उससे ओशन या मरीन लाइफ पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है. वहाँ पे जो फिश होती है, ऑक्टोपस है, टोटोइज है, और भी बहुत सारे जो मरीन एनिमल्स हैं, मरीन फॉर्म्स हैं, वो सब डिस्ट्रॉय होते हैं. और अगर आप सॉइल में ये सब गाड़ दोगे, सॉइल में डिकम्पोज, तो पहली बात होता नहीं है प्लास्टिक या इससे रिलेटेड जो वेस्ट होते हैं, तो और भी वेस्ट होते हैं, उनको टाइम लगता है बहुत ज्यादा. तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया और फंजाई और छोटे छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, उनकी हेल्थ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से सॉइल हेल्थ खराब होती है. तो हमें ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ का ध्यान रखना है. ठीक है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि आप सस्टेनेबली एग्जिस्ट करो, आप इस अर्थ पर एग्जिस्ट करो, आपके लिए भी बनी है ये अर्थ, लेकिन साथ में हमें और
जो बाकी के फॉर्म्स लाइफ हैं, जो भगवान ने या गॉड ने या जो परमात्मा ने बनाए हैं, हमें उनका भी ध्यान रखना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये देखो मोस्टली इकोनॉमिक सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, अब मैं बताती हूँ उसका मतलब, बट मोस्टली इकोनॉमिक, लेकिन हर तरीके के डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबली कर सकते हैं। So sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. ये अभी हमने अच्छे से डिटेल में समझ लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है डेफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इसको मार्क कर लीजिए, इसको याद करना है पूरा। अब रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 पे आते हैं। देखो इसको पूरा नाम दिया है रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, इसको केवल अर्थ समिट बोल सकते हैं, इसको रियो समिट बोल सकते हैं। वैसे इसका जो ऑफिशियल नेम है दैट इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि इसी के बारे में बात हो रही है। ये जो अर्थ समिट है 1992 में हुई थी, इसमें क्या है ना कि ये हुई थी जून 1992 में, तो इसको आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कब हुई थी। मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट, हेड्स मतलब यहाँ लीडर्स की बात हो रही है, ठीक है, और स्टेट्स मतलब यहाँ कंट्रीज पे है कि 100 लीडर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ठीक है। दिस वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। उसके बाद जो है हर 10 ईयर्स के गैप पर ये समिट होती आई है। द समिट वाज कन्वीन्ड for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. This was the aim. ठीक है, समिट को करने का एम ये था, ये भी हमने डिस्कस किया था जब हम व्हाइट बोर्ड पे पूरा समझ रहे थे, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका आउटकम क्या हुआ था? पहला डिक्लेरेशन साइन हुआ था on global climatic change and biological diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principle, second, and adopted Agenda 21, third, for achieving sustainable development in the 21st century. Now, we need to understand Agenda 21 from NCRT. It is a declaration signed by world leaders in 1992 at the UNCD, United Nations Conference on Environment and Development. ये हमने अभी यहीं पे बढ़ा दिया, ये यही एजेंडा 21 की बात हो रही है। 21st सेंचुरी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए हमने डिक्लेरेशन साइन किया था, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving a global sustainable development. ये इसका aim है, clearly mentioned है. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation and common interest, mutual needs and shared responsibility. अब global cooperation किस चीज पर चाहिए? कॉमन इंटरेस्ट, हर कंट्री के कुछ इंटरेस्ट हैं जो कॉमन है, नीड्स हैं जो म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब ये होता है कॉमन होता है, जो शेयर करते हैं लोग, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हर कंट्री की शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्ट एंड नीड्स है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए बिटवीन द कंट्रीज। वन मेजर ऑब्जेक्टिव वाज that every local government should draw its own local agenda 21. This is also we have discussed कि क्यों करना चाहिए, लोकल एजेंडा 21 की क्या रिक्वायरमेंट है। आई होप ये समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, विच इज रिसोर्स प्लानिंग, एंड देन वी हैव रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, land resources, land utilization, etc. etc. There are many more topics. तो इसको हम कवर करेंगे वेरी वेरी सून। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द अपकमिंग वीडियोस। आई होप आपको समझ में आया होगा।